हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज सी एस गो अकेडमी फर्स्ट टाइम यूट्यूब पे डिटेल्ड मॉक एनालिसिस प्रेजेंट करने वाली है, जो कि सी एस ई टी एग्जामिनेशन 29 अगस्त 2020 को हुआ था। ये डिटेल्ड मॉक एनालिसिस उन बच्चों के लिए है जो ये एग्जामिनेशन दे चुके हैं, उनको एक रिलीफ पहुंचाने के लिए ये डिटेल्ड मॉक एनालिसिस है। और जितने भी आने वाले बैचेस है, चाहे वो 2020 का बैच हो, नवंबर का बैच हो, चाहे वो 2021 का बैच हो, या जितने भी फ्यूचर में आने वाले बैचेस है, उनके लिए एक इंसाइट है कि फर्स्ट टाइम जब सी एस ई टी एग्जामिनेशन हुआ था तो बच्चों ने क्या क्या गलतियां करी थी, कैसे कैसे क्वेश्चंस आए थे और हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। सी एस ई टी एग्जामिनेशन पहली बार हुआ है 29 अगस्त को, तो काफ़ी सारे इसमें से लेसन्स निकल के आते हैं। काफ़ी सारे बच्चों ने जो गलतियां करी थी और हमें आगे कैसे प्रोसीड करना चाहिए, ये सारी चीज़ें हम सी एस ई टी के इस एनालिसिस में बात करेंगे, जो कि यूट्यूब के अंदर पहली बार आ रहा है। इतना डिटेल्ड में एनालिसिस अभी तक यूट्यूब पे नहीं आया है। तो हम चालू करते हैं। देखो, सबसे पहली बात, ये स्लॉट 1 का एनालिसिस है। सी एस ई टी एग्जामिनेशन 29 अगस्त को 2 स्लॉट में हुआ था। फॉर नाउ स्लॉट 1 का एनालिसिस कर रहे हैं, ठीक है। सी एस ई टी एग्जामिनेशन में 4 सेक्शन होते हैं, ठीक है। सबसे पहले सेक्शन 1 देखो, बिजनेस कम्युनिकेशन प्लस इंग्लिश। ये वाला जो हमारा सेक्शन है, इसमें क्वेश्चंस कैसे आए थे। सबसे पहली बात, इसके अंदर मॉड्यूल से क्वेश्चन आए थे। स्लॉट 1 में मॉड्यूल से क्वेश्चन आए थे, और जो बाकी मॉड्यूल से क्वेश्चन नहीं आए वो काफ़ी जनरल क्वेश्चन थे। सबसे पहले मैं ओवरव्यू देता हूँ सेक्शन 1 बिजनेस कम्युनिकेशन का। जिन बच्चों ने 29 अगस्त को एग्जामिनेशन दिया था, उन बच्चों के लिए सेक्शन 1 मैनेजेबल था। सेक्शन 1 को आराम से कॉन्कर कर सकते थे। सेक्शन 1 में किसी को भी कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए थी। जो भी बच्चे मॉड्यूल करके गए थे वो सेक्शन 1 को आराम से कॉन्कर कर सकते थे। मिनिमम रिक्वायरमेंट हर सेक्शन में पास होने की 20 मार्क्स की है, और इस सेक्शन में क्वेश्चंस ऐसे थे जो कि हमारे मॉड्यूल से भी थे, और काफ़ी जो बाहर के क्वेश्चंस थे, जो मॉड्यूल के बाहर के क्वेश्चंस है, वो काफ़ी जनरल है। सबसे पहले हमारा बेस अगर स्ट्रॉन्ग होगा तो हम 20 नंबर आराम से स्कोर कर सकते हैं, और 20 नंबर के आगे हमें हमारी जनरल नॉलेज लेकर जाएगी। 20 नंबर के आगे हमारी नॉलेज लेके जाएगी कि हम कॉन्सेप्ट को कैसे अप्लाई करते हैं। सी एस ई टी एग्जामिनेशन रटने वाला एग्जामिनेशन नहीं है। सी एस ई टी डायरेक्ट एग्जामिनेशन नहीं है। डायरेक्ट क्वेश्चन आए थे, पर डायरेक्ट क्वेश्चन काफ़ी कम आए थे। हर चीज़ को प्रैक्टिकल लाइफ में, रियल लाइफ में अप्लाई करना पड़ेगा, तभी सी एस ई टी एग्जामिनेशन क्रैक होगा। ये सी एस ई टी एग्जामिनेशन आई सी एस आई वालों ने ऐसे ही कंडक्ट कराया है कि कोई भी रट कर पास ना हो। जब तक उसको नॉलेज नहीं होगी वो सी एस ई टी एग्जामिनेशन पास नहीं कर पाएगा। तो सेक्शन 1 में जो मॉड्यूल से डायरेक्ट क्वेश्चन थे वो पहले हम डिस्कस करते हैं। जितना काफ़ी सारे बच्चों का रिव्यू लेने के बाद, काफ़ी सारे बच्चे, मतलब मोर देन 200 बच्चों का पर्सनल रिव्यू लेने के बाद मैं ये एनालिसिस लेकर आ रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले डायरेक्ट क्वेश्चन आया था हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन के बारे में। मॉड्यूल से काफ़ी डायरेक्ट क्वेश्चन था। देखो, एक और चीज़, सी एस ई टी एग्जामिनेशन में कोई क्वेश्चन 1 नंबर का होता है, कोई क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। अब ये किसी को भी याद नहीं है ये क्वेश्चन 1 नंबर का था या 2 नंबर का था, पर ये काफ़ी डायरेक्ट क्वेश्चन था। हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन हमने बिजनेस कम्युनिकेशन के पार्ट में ऑलरेडी पढ़ लिया है, ठीक है। उसके बाद 2 क्वेश्चन आए थे पॉजिटिव और नेगेटिव मैसेज के ऊपर, कि कौन सा मैसेज पॉजिटिव है और कौन सा मैसेज नेगेटिव है। ये अप्लाई करने से आएगा, पर काफ़ी डायरेक्ट क्वेश्चन था, और ये वाला क्वेश्चन आराम से क्रैक हो जाता है। इसमें किसी को भी कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए थी। स्पैम फोल्डर वाला डायरेक्ट क्वेश्चन आया था, मतलब मॉड्यूल से हमें आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कौन सा डायरेक्ट क्वेश्चन है, कौन सा डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है। मीन्स ऑफ डिजिटल कम्युनिकेशन काफ़ी डायरेक्ट क्वेश्चन आया था। आईसीएसआई ने क्वेश्चन पेपर सप्लाई नहीं करा, इसलिए हमारे पास वो क्वेश्चन पेपर नहीं है। पर जो बच्चों का एनालिसिस निकल के आ रहा है वो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। मोर देन 200 बच्चों जिन्होंने ये एग्जामिनेशन दिया था, उनका एनालिसिस मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ क्या हुई, बिजनेस कम्युनिकेशन प्लस
प्लस इंग्लिश में सबसे पहले हमारा बेस स्ट्रांग होना चाहिए। दैट इज हमें मॉड्यूल तो करनी ही है। जो भी आने वाले फ्यूचर के बैचेस है हमें मॉड्यूल तो करनी है। जब मॉड्यूल कर लोगे तब जाके जो 20 मार्क्स के एटलीस्ट 20 मानो या 15 मानो जो डायरेक्ट क्वेश्चन है उनको अटेम्प्ट कर पाओगे। जब तक फाउंडेशन स्ट्रांग नहीं होगा उनको अप्लाई नहीं कर पाओगे। ठीक है। उसके बाद जो हमारे इंग्लिश के क्वेश्चन आए इसके अंदर वो भी काफी जनरल थे। वोकैबलरी का क्वेश्चन आया, क्रॉनिक काफी बार सुना है, क्रॉनिक इलनेस हो गई, तो वोकैब के क्वेश्चन भी ज्यादा हाई लेवल नहीं आए थे। जो वर्ड सुने ही नहीं, जो वर्ड्स हम बचपन से कभी ना कभी हमने सुने होंगे वैसे ही क्वेश्चन आए थे। सिनोनियम पूछा था सैडनेस का, हैप्पीनेस नहीं। सिनोनियम इन लोगों ने कहा था कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द सिनोनियम ऑफ सैडनेस, तो उसका आंसर क्या हो गया? 3-4 ऑप्शन थे तो उसका आंसर हैप्पीनेस हो गया। एक तरीके से वो ये बोल रहे थे कि 3-4 वर्ड दे रखे, इनमें से कौन सा सिनोनियम नहीं है। सिनोनियम मतलब इस जैसा सेम मीनिंग नहीं निकलता, तो हैप्पीनेस तो एकदम अपोजिट हो गया। तो काफी जनरल वर्ड आया, प्रोवर्ब आए, ईडियम और फ्रेसेस आए। ठीक है। पर बिजनेस कम्युनिकेशन का हमारा 29 अगस्त का जो फर्स्ट CSET एग्जामिनेशन था वो काफी मैनेजेबल था। जिस बच्चे ने मॉड्यूल कर रखी होगी वो 20 मार्क्स आराम से स्कोर कर सकता था। 20 मार्क्स मिनिमम है हर सेक्शन में पास होने के, और इस सेक्शन में किसी को भी दिक्कत नहीं आएगी। सबसे पहला सोर्स इस सेक्शन का मॉड्यूल ही रहेगा। इस सेक्शन के लिए मॉड्यूल पे मास्टरी ज़रूरी है। बिजनेस कम्युनिकेशन काफ़ी जनरल चीज़ है। अगर हमें ये सारी चीज़ें पता है कि डिजिटल कम्युनिकेशन क्या होता है, हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन क्या होता है, मैसेजेस में पॉजिटिव मैसेज और नेगेटिव मैसेज में क्या फ़र्क है, ये सारा हमारा बेस है और बेस हमारा मॉड्यूल से स्ट्रांग होगा। कभी भी कोई भी सेक्शन अटेम्प्ट करो तो उसको अटेम्प्ट करने की एक स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ, जो कि आने वाले कितने भी बैच हो वो इस स्ट्रैटेजी को रेफर कर सकते हैं। हमने सेक्शन 1 खोला, बिजनेस कम्युनिकेशन खोला, 35 क्वेश्चन हमारे सामने है। हमारे सामने 35 क्वेश्चन है। 35 क्वेश्चन में से पहले जल्दी वो क्वेश्चन कर लो जो तुम्हें आते हैं। सारे क्वेश्चन एक बार में अटेम्प्ट मत करो। 35 क्वेश्चन में से मान लो फर्स्ट क्वेश्चन है नहीं आता, सेकंड पे क्लिक कर दो, सेकंड अटेम्प्ट कर लो। मतलब 35 क्वेश्चन में से जितने क्वेश्चन आते हैं उनको एक बार अटेम्प्ट कर लो। फिर 5 सेकंड में जितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करें उनको काउंट करो। काउंट कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। उसके बाद उनके नंबर काउंट कर लो, अप्रोक्सीमेट कर लो कि मैंने 35 क्वेश्चन में से 15 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए, तो एटलीस्ट मेरे 15 से लेके 20 नंबर तो सही है। मेरे को 15 से लेके 20 नंबर का तो मेरा सही हो गया। उसके बाद के जितने बचे हुए क्वेश्चन है उनको भी ढंग से अटेम्प्ट कर लो, एलिमिनेशन से अटेम्प्ट कर लो, किसी भी मेथड से अटेम्प्ट कर लो। सबसे पहले हम जब भी कोई सेक्शन खोले हमें ये श्योर होना चाहिए कि हम उस सेक्शन में पास हो रहे। अगर 15 से लेके 20 नंबर हमें पक्का पता है कि ये सारे क्वेश्चन तो पक्का सही है। स्पैम फोल्डर वाला क्वेश्चन किसका गलत हो सकता है? जो पढ़ के गया उसको डायरेक्ट क्लिक करेगा कि स्पैम फोल्डर किस लिए होता है, हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन किस लिए होता है। काफी जनरल चीजें थी, तो ये वाले क्वेश्चन पहले अटेम्प्ट कर लो। उसके बाद जितना टाइम बचे और जितने क्वेश्चन 100% नहीं आते, मतलब वो 99% आते, ये क्वेश्चन आता तो है पर मेरे को डाउट है, फिर उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर लो, एलिमिनेशन कर लो, या जो भी मेथड हो उनसे बाकी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर लो। अटेम्प्ट तो हमें सारे करने हैं क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, पर अगर हम एक बार श्योर हो जाएंगे कि यार इस सेक्शन में तो हम पास हो गए, तो फिर हमें घबराहट नहीं होगी। तो बिजनेस कम्युनिकेशन का सोर्स 1 तो हमारा मॉड्यूल है। स्लॉट 1 के बिजनेस कम्युनिकेशन का पार्ट हमारे मॉड्यूल से था, और मॉड्यूल की आगे फर्दर प्रैक्टिकल लाइफ में मॉड्यूल के कॉन्सेप्ट्स को कैसे अप्लाई करते हो वैसे हमारा स्लॉट 1 था। रटने वाला नहीं है, CSET समझने वाला है, CSET रटने वाला नहीं है। ये कंक्लूजन हमारे CSET के एनालिसिस से निकलता है, इतने बच्चों से बात करने के बाद निकलता है कि CSET में हर कॉन्सेप्ट को प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई करना पड़ेगा, हर क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना पड़ेगा, तभी जाके वो क्वेश्चन क्रैक होगा। पर उसके लिए हमें मॉड्यूल पे मास्टरी ज़रूरी है, और मॉड्यूल की मास्टरी के लिए आप लोगों को वीडियो लेक्चर्स देखो, उनको सोचो, उनको अप्लाई करो।
ठीक है। तो सेक्शन 1 इन ऑल CSET एनालिसिस 29 अगस्त 2020 के स्लॉट 1 वाले बच्चों के लिए मैनेजेबल था। सेक्शन 1 में किसी को भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। सेक्शन 1 में जो बच्चा मॉड्यूल करके गया था उनके 20 मार्क्स आराम से आ जाएंगे और 20 से ज़्यादा ही आएगी, क्योंकि सेक्शन 1 इतना मुश्किल नहीं था। ठीक है, बेस मॉड्यूल ही था, बेस मॉड्यूल ही था। काफ़ी सुनने को मिलेगा कि मॉड्यूल से CSET में क्वेश्चन नहीं आते, ऐसा नहीं है। मॉड्यूल से क्वेश्चन आते हैं, कुछ क्वेश्चन डायरेक्ट आते हैं, पर जो मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चन है वो मॉड्यूल को, कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई करने के आते हैं। बेस मॉड्यूल ही है, बेस मॉड्यूल ही है। ठीक है, अब चलो सेक्शन 2 पे चलो। सेक्शन 2 दो पार्ट का है, लीगल एप्टीट्यूड और लॉजिकल रीजनिंग। सबसे पहले हम लीगल एप्टीट्यूड डिस्कस करते हैं। काफ़ी सुनने को मिलेगा कि मॉड्यूल में से क्वेश्चन नहीं आते। प्लीज़ आने वाले जितने भी बैचेज है इस चीज़ को मत करना, क्योंकि मॉड्यूल में से ही क्वेश्चन आते हैं, मॉड्यूल से ही बेस स्ट्रांग होगा, मॉड्यूल से ही कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, और विदाउट मॉड्यूल CSET क्लियर नहीं होने वाला। ठीक है, सबसे पहले इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, सबसे पहले लीगल एप्टीट्यूड देखते हैं। लीगल एप्टीट्यूड के अंदर जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उससे जो डायरेक्ट क्वेश्चन आए थे वो हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट इंडियन अमेंडमेंट, इंडियन के अंदर सबसे पहले अमेंडमेंट कौन से ईयर में हुई थी, डायरेक्ट क्वेश्चन है, मैंने वीडियो लेक्चर में बताया है। उसके बाद देखो, उसके बाद कौन सा क्वेश्चन है डायरेक्ट मॉड्यूल से, सिटीजनशिप। चैप्टर 1 से बात कर रहा हूँ। सिटीजनशिप कौन से पार्ट में मेंशन है, मैंने ये वाला भी वीडियो लेक्चर में बताया था। पार्ट 1 हमारा यूनियन एंड टेरिटरीज का होता है, पार्ट 2 हमारा सिटीजनशिप का होता है। तो मतलब क्या हुआ, जो बच्चा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के वीडियो लेक्चर्स देख कर गया था उसको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हो जाएगा, उसको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, फिर आगे चलते हैं, हम कॉन्ट्रैक्ट में चलते हैं। कंसिडरेशन में क्या क्वेश्चन आया पता है, कंसिडरेशन की मैक्सिम पूछी थी, क्विड प्रो क्यो वाली मैक्सिम पूछी थी, जो मैंने कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, कॉन्ट्रैक्ट की वीडियो लेक्चर में कितनी बार रिवाइज कराई थी। काफ़ी बेसिक क्वेश्चन था, जो बच्चा कॉन्ट्रैक्ट करके गया था उसको एक क्वेश्चन आता होगा, और ये क्वेश्चन भी मॉड्यूल से डायरेक्ट था, इसमें कोई इनडायरेक्ट क्वेश्चन नहीं था। जिस बच्चे को कॉन्ट्रैक्ट आता होगा उसका ये वाला क्वेश्चन भी सही होगा। उसके बाद हमारा वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, इसमें डेफिनेशंस थी कि कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन दे दी, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन दे दी, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन दे दी। हमें करेक्ट डेफिनेशन को आइडेंटिफाई करना था, तो इसका आंसर कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन था कि अगर कोई भी एग्रीमेंट लीगल बाइंडिंग रिलेशनशिप में आ जाता है तो उसको हम कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। तो ये भी काफी जनरल और काफी बेसिक क्वेश्चन था, इसमें भी किसी को दिक्कत नहीं आनी चाहिए। जो बच्चा कॉन्ट्रैक्ट करके गया था उससे ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाता। लीगल एप्टीट्यूड के स्लॉट 1 के अंदर लीगल एप्टीट्यूड में डायरेक्ट क्वेश्चन आए थे, और इस सेक्शन से भी किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसके बाद टॉट की बात करते हैं। डैमनम साइन इंजुरिया का मीनिंग क्या होता है, इससे ज्यादा डायरेक्ट क्वेश्चन क्या आएगा। डैमनम साइन इंजुरिया का डैमेज विदाउट लीगल इंजरी, विदाउट एनी इंजरी। तो ये वाला भी काफी जनरल डायरेक्ट क्वेश्चन मॉड्यूल से क्वेश्चन है। लीगल एप्टीट्यूड के लिए भी मॉड्यूल करना जरूरी है। काफी बच्चे CSET के बाद ये सोच रहे हैं कि मॉड्यूल से क्वेश्चन नहीं आते, ऐसा बिल्कुल नहीं है, मॉड्यूल से ही क्वेश्चन आते हैं, और एटलीस्ट 15 से लेके 20 क्वेश्चन तो मॉड्यूल के बेसिक आते हैं, और फिर मॉड्यूल को कॉन्सेप्ट को, मॉड्यूल के कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई करने वाले क्वेश्चन आते हैं। फाउंडेशन अच्छी नहीं होगी तो बिल्डिंग अच्छी नहीं बन सकती, चाहे कुछ भी कर लो। तो मॉड्यूल करना काफी जरूरी है, जरूरी नहीं कंपलसरी है CSET क्रैक करने के लिए। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं, टॉट की बात कर रहे थे, मैलिशियस प्रोसिक्यूशन। ये वाला भी हमारा टॉट का कॉन्सेप्ट है। कब कोई मैलिशियस प्रोसिक्यूशन का अप्लाई कर सकता है, उसके एसेंशियल एलिमेंट्स क्या होते हैं, ये सारी चीजें कॉन्ट्रैक्ट के लेक्चर में डिस्कस थी। काफी डायरेक्ट था, पर इसमें हम बोल सकते हैं थोड़ा हमें अप्लाई करना आना चाहिए, उसके एसेंशियल्स पता होने चाहिए। इस कॉन्सेप्ट के एसेंशियल्स नहीं पता होगे तो ये क्वेश्चन नहीं होगा, रटने वाला नहीं है, समझने वाला क्वेश्चन था ये। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट चैप्टर की, जो कि ICSI पे बेस्ड है। उस पे कोर वैल्यू ऑफ ICSI पूछा, 4 ऑप्शन थे, 3 कोर वैल्यू थी और एक कोई सा भी अजीब सा नाम था। उसमें क्वेश्चन में दिया कि आइडेंटिफाई करो इनकरेक्ट को, तो इनकरेक्ट आइडेंटिफाई करना कितना आसान है, कोर वैल्यू, डायरेक्ट क्वेश्चन आया, डायरेक्ट क्वेश्चन आया। ठीक है, उसके बाद ये वाला एक और क्वेश्चन था हमारे टॉट से, आइडेंटिफाई द वाइकेरियस लाइबिलिटी। वाइकेरियस लाइबिलिटी में उन लोगों ने 3-4 रिलेशनशिप दे रखे थे, हमें करेक्ट रिलेशनशिप को आइडेंटिफाई करना था जिसका आंसर
अगर जैसे स्टूडेंट्स ने बताया है इसका आंसर प्रिंसिपल एंड एजेंट होगा। जो बाकी सारे थे वो तो गलत थे और प्रिंसिपल एजेंट उसमें गिवन था, हमें करेक्ट को आइडेंटिफाई करना। वाइकेरियस लायबिलिटी प्रिंसिपल और एजेंट के अंदर लगती है, तो इसमें कोई डाउट नहीं है, तो इसका आंसर प्रिंसिपल एंड एजेंट होगा। अब इससे ज्यादा डायरेक्ट क्वेश्चन और क्या आ सकता है? कॉन्सेप्ट्स पढ़ो, मॉड्यूल से बेस बनाओ और मॉड्यूल की हर बात को इमेजिन करो, हर बात को सोचो, हर बात को रियल लाइफ में अप्लाई करो। ठीक है, अब इसके बाद चलो, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली। कॉन्ट्रैक्ट में एक और लुनाटिक के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट होता है उसके अंदर कोई क्वेश्चन आया था, तो ये भी डायरेक्ट मॉड्यूल से था। आईसीएसआई में लीगल एप्टीट्यूड के स्लॉट 1 के अंदर जो एनालिसिस निकल रहा है, आईसीएसआई के सीएसीईटी एग्जामिनेशन का जो एनालिसिस निकल रहा है वो यही है, अगर जिस बच्चे ने मॉड्यूल कर रखी होगी तो मॉड्यूल के क्वेश्चन हो जाएंगे। प्रिंसिपल फैक्ट बेस का कोई क्वेश्चन नहीं आया। लीगल मैक्सिम, जो हमारा लीगल मैक्सिम्स है, लीगल एप्टीट्यूड में लास्ट चैप्टर है लीगल मैक्सिम्स, उस पर भी 1 से लेके 2 क्वेश्चंस थे, उस पे भी 1 से लेके 2 क्वेश्चंस थे। ठीक है, तो ये एनालिसिस निकल रहा है, जिस बच्चे ने ढंग से लीगल एप्टीट्यूड की मॉड्यूल कर रखी थी उसको सीएसईटी में सेक्शन 2 के अंदर भी कोई दिक्कत नहीं आती। वो बच्चा अकेला सीएसईटी के लीगल एप्टीट्यूड सेक्शन से एटलीस्ट 20 मार्क्स एटलीस्ट 20 मार्क्स स्कोर कर सकता था, आराम से कर सकता था। मॉड्यूल आती है, मॉड्यूल के कॉन्सेप्ट पता है, और जो इसके बाद के क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चंस अवेलेबल नहीं है, जितने बच्चों को याद थे वो मैं आप लोगों को प्रोवाइड करा रहा हूँ। इनके अलावा जो क्वेश्चन है वो सारे भी इन पर बेस्ड थे। ठीक है, ये हमारी फाउंडेशन है और वो उसकी हमें इसके कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई करना है, तो हमें मॉड्यूल करना मस्त है। मॉड्यूल कर लोगे सीएसईटी पास हो जाएगा, सीएसईटी में दिक्कत नहीं आनी चाहिए। स्लॉट 1 के एनालिसिस से तो यही बात निकल रही है। ठीक है, 20 मार्क्स स्कोर करना है। इस सेक्शन में भी 20 मार्क्स स्कोर हो सकते थे और ये सेक्शन भी मैनेजेबल था। अभी मैंने लॉजिकल रीजनिंग डिस्कस नहीं करी, अब लॉजिकल रीजनिंग में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले सीएसईटी के एनालिसिस से ये निकल रहा है कि लॉजिकल रीजनिंग में कैलकुलेटर की कोई नीड नहीं थी। सारे क्वेश्चन हम ओरली मेंटली सॉल्व कर सकते थे। कैलकुलेटर की बिल्कुल भी नीड नहीं थी, कैलकुलेटर की बिल्कुल भी रिक्वायरमेंट नहीं थी। अब हम लॉजिकल रीजनिंग का एनालिसिस देखते हैं। अब अपन एनालिसिस करते हैं लॉजिकल का। लॉजिकल भी सेक्शन 2 का ही पार्ट है। लीगल एप्टीट्यूड और लॉजिकल रीजनिंग एक हमारा सेक्शन है और इन दोनों सेक्शन में मिला के हमें मिनिमम 20 मार्क्स स्कोर करने हैं। लॉजिकल रीजनिंग में बच्चे बोलते हैं कैलकुलेटर चाहिए, हमारे पास हम इतने मेंटली चीज़ों को सॉल्व नहीं कर सकते। पर जिन बच्चों ने मेरे वीडियो लेक्चर्स देखे हैं, मैंने 15 वीडियो लेक्चर्स बनाए थे लॉजिकल रीजनिंग के। 15 लेक्चर्स इम्प्लाइज मैंने 15 चैप्टर को, हर एक चैप्टर को मैंने एक वीडियो में कंप्लीट करा था, जो यूट्यूब के अंदर शॉर्टेस्ट है। लॉजिकल रीजनिंग के लेक्चर्स इतने प्रोफेशनल वे में, इतने अच्छे वे में यूट्यूब में अवेलेबल नहीं है और मैंने हर ट्रिक के साथ स्टार्टिंग से ही चीज़ों को मेंटली सॉल्व करना सिखाया था। तो 15 वीडियोस करने के बाद किसी को कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए थी। आने वाले टाइम में रिमेनिंग वीडियोस भी आ जाएगी, पर जो बच्चा 15 वीडियोस कर गया था उसको स्लॉट 1 के अंदर दिक्कत नहीं आएगी। देखो कैसे क्वेश्चन आए थे, इसकी मिरर इमेज बताओ। ऐसा कुछ क्वेश्चन था जो मेरे को स्टूडेंट ने बताया, इसकी मिरर इमेज क्या होएगी। कितना इजी क्वेश्चन है ये वाला। अब इसमें क्या मेंटली सॉल्व करना है, मैंने मिरर इमेज में बताया था, उठा के ऐसे कर दो, उठा के हमें ऐसा इन्वर्ट करना है, तो उसके हिसाब से हमने ये क्वेश्चन 1 सेकंड में सॉल्व कर दिया। सिलॉजिज्म का एक क्वेश्चन आया था, पॉजिटिव नेगेटिव वाला क्वेश्चन आया था। पॉजिटिव नेगेटिव कौन सा स्टेटमेंट होता है? नेगेटिव स्टेटमेंट। काफी सारे लोग सिलॉजिज्म को वेन डायग्राम से कर रहे थे, पर जब मैं वीडियो लेक्चर लेकर आया पॉजिटिव नेगेटिव वाली जो यूनिक ट्रिक है, जो काफी कम लोगों को पता है, मैं वो ट्रिक लेकर आया, उसके बाद इस सिलॉजिज्म में भी कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए थी। मैंने स्टार्टिंग से हर चीज को मेंटली सॉल्व करना सिखाया है। ठीक है, तो सेकंड वाला क्वेश्चन भी 2 सेकंड का क्वेश्चन था। थर्ड वाला क्वेश्चन देखो, थर्ड वाला क्वेश्चन हमारा अल्फाबेट सीरीज पे बेस्ड था। इसके अंदर ये होते हैं कि काफी सारे नंबर्स होते हैं, उसके अंदर बोलेगा कि ऐसा इतने नंबर आइडेंटिफाई करो जिसके 3 आइडेंटिफाई करो जिसके पीछे 5 आता है, पर आगे कोई नंबर दे रखा था, इतना एग्जैक्टली ध्यान नहीं है, पर बेसिक क्वेश्चन का क्रक्स पता है कि क्वेश्चन
क्या बोलना चाह रहा है। आगे मान लो 7 नहीं होना चाहिए, ऐसा हमें पेयर आइडेंटिफाई करना है। तो आइडेंटिफाई करने में कितना टाइम लगता है, स्क्रीन पे देखो ऐसे कौन से 3 है जिसके पीछे 5 आता है और आगे 7 नहीं आता। स्क्रीन पर हमें एक सीक्वेंस दे रखी है, हमें एक सीरीज दे रखी है, आइडेंटिफाई कर लो। इसमें 5 से लेके 10 सेकेंड लगेंगे, काफी इजी था। उसके बाद वेन डायग्राम भी मैंने कराया था, पहला वाला मिरर इमेज से आया था, मिरर इमेज मैंने कराया था, सिलोजिज्म भी मैंने कराया था, अल्फाबेट सीरीज भी मैंने कराई थी, अल्फा न्यूमेरिक भी मैंने कराई थी। वेन डायग्राम से क्या क्वेश्चन आया, ये बड़ा सा हमारा गेम्स है, गेम्स के अंदर इंडोर भी है आउटडोर भी है और 3-4 स्टेटमेंट दे रखे थे, हमें आइडेंटिफाई करना था कि वो क्या बोलना चाह रहा है। काफी इजी क्वेश्चन है, वेन डायग्राम दे रखा है, हमें सही गलत को आइडेंटिफाई करने, ये वाला भी मैंने कराया था वेन डायग्राम। वेन डायग्राम कॉन्सेप्ट मैंने ढंग से समझाया था। क्लॉक फॉर नाउ अपलोड नहीं है, पर क्लॉक आने वाले बैचेस के लिए भी अपलोड हो जाएगी। क्लॉक से भी इतना हैवी क्वेश्चन नहीं आया था, वो जो एक बहुत बड़ा फॉर्मूला होता है, मेरे को अभी ध्यान नहीं है, पर वो जो बहुत बड़ा फॉर्मूला होता है उससे क्वेश्चन नहीं आया था। क्वेश्चन आया कि आवर हैंड और मिनट हैंड दैट इज 7:30 के बीच में कितना डिग्री है। क्वेश्चन में क्या पूछा, डिग्री पूछा। मतलब आईसीएसआई वाले क्या चाह रहे हैं, आईसीएसआई वाले ये बोल रहे हैं कि आप लोगों को रटना नहीं है, आप लोगों को चीज़ों को समझना है। क्लॉक भी काफ़ी इजी, क्लॉक से भी जो हम सोच रहे थे कि काफ़ी बड़ा फॉर्मूले वाला कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन आ सकता है और हमें माइंड में कैलकुलेशन करनी पड़ेगी या फिर हमें कैलकुलेटर की नीड पड़ सकती है, पर एग्जामिनेशन में तो कैलकुलेटर अलाउड नहीं था। इसका मतलब क्या है कि क्वेश्चन ईजी ही आना था और ईजी ही आया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ब्लड रिलेशन का एक क्वेश्चन आया, ब्लड रिलेशन का भी क्वेश्चन आया था कि एक फादर है, ये इसकी सिस्टर है, ऐसे करके कोई क्वेश्चन था। इन ऑल हम कह सकते हैं सिस्टर इन लॉ वाला रिलेशनशिप होता है ना, उस पर बेस्ड एक क्वेश्चन था। क्रक्स समझो क्या आना था, एग्जैक्ट क्वेश्चन आईसीएसआई हो सकता है आने वाले टाइम में रिलीज कर दें, पर अगर रिलीज नहीं करें तो हमें क्रक्स पता होना चाहिए कैसे आएगा क्या आएगा, और हमें डरना नहीं है। जितना हम कर रहे हैं, जो हम मॉड्यूल का लेवल कर रहे हैं, जिस लेवल की लॉजिकल रीजनिंग CSGO अकेडमी छोटी वीडियोस में प्रोवाइड कर रहा है, और जो शीट CSGO अकेडमी ने लॉजिकल रीजनिंग के लिए दी थी वो काफी थी, इस सेक्शन को जो हमारा स्लॉट 1 है उसको क्रैक करने के लिए काफी थी, मोर देन सफिशिएंट थी। ठीक है, ब्लड रिलेशन का सिस्टर इन लॉ रिलेशनशिप का क्वेश्चन था। उसके बाद ये वाला टॉपिक भी हमने कराया है, रिलेशनशिप वाला। अगर कोरोना वायरस है तो ये क्या चीज है कि बैक्टीरिया होता है, तो ऐसा वाला चैप्टर भी हमने अपलोड करा है। कोई कैलेंडर का क्वेश्चन स्लॉट 1 में नहीं आया था, कोई क्वेश्चन स्लॉट 1 के CSET एग्जामिनेशन, फर्स्ट CSET एग्जामिनेशन के फर्स्ट पेपर में कोई भी कैलेंडर का क्वेश्चन नहीं आया था, कोई भी क्वेश्चन हैवी कैलकुलेशन वाला नहीं आया था। ये चीज मैं नहीं बोल रहा, ये चीज जितने मैंने रिव्यूज लिए स्लॉट 1 के, मोर देन 200 रिव्यूज मैंने लिए और उनसे ये सारी बातें निकल के आई है। काफी टाइम लगा रिव्यूज लेने में, काफी सारे बच्चों से कंसल्ट करा, उसके बाद ये फाइनल एनालिसिस मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूं और हर बात काफी एक्यूरेट है इस चीज में। जितने भी मैं चीजें डिस्कस कर रहा हूं उनको दोबारा सुनना, जिससे कि क्रक्स पता लगे कि CSET एग्जामिनेशन क्या चीज है। इससे पहले किसी को नहीं पता था CSET एग्जामिनेशन कैसे आएगा कैसे नहीं आएगा। जब तक एक्सपीरियंस नहीं होता तब तक कुछ भी गेस नहीं कर सकते, पर हमने जो मेहनत करी थी उसमें से काफी चीजें कवर हुई है। हम सही लाइंस में मेहनत कर रहे हैं, इसका मतलब ये नवंबर अटेम्प्ट वाले बिल्कुल भी निराश मत होना। काफी सुनने को मिलेगा कि मॉड्यूल में से कुछ नहीं आया, पर स्लॉट 1 का जो एनालिसिस है उससे ये निकल के आ रहा है कि कॉन्सेप्ट सारे मॉड्यूल के थे, मॉड्यूल के कॉन्सेप्ट्स को स्टार्टिंग में 10 से लेके 15 क्वेश्चन हर सेक्शन में मॉड्यूल के कॉन्सेप्ट से आया डायरेक्ट। उसके बाद कुछ सेक्शन में इन कॉन्सेप्ट्स को थोड़ा हाई लेवल पे ले जाके अप्लाई भी कराए, पर बेसिक फाउंडेशन जब तक स्ट्रांग नहीं होगी, जब तक मॉड्यूल स्ट्रांग नहीं होगी, तब तक ये 10 से लेके 15 क्वेश्चन भी क्रैक नहीं होंगे और इसके आगे वाले तो भूल जाओ। ठीक है, चलो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सीरीज का क्वेश्चन आया। ये क्वेश्चन जैसे ही बच्चे ने, किसी स्टूडेंट ने मेरे को बताया, वैसे ही मैंने इस क्वेश्चन को गेस कर लिया, क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने खुद ने कहीं देखा हुआ था और मैंने इसको उस सोर्स से निकाला और ये क्वेश्चन मेरे को एज इट इज मिल गया। और फिर मैंने स्टूडेंट से कंफर्म करा तो उन्होंने बोला हाँ यही क्वेश्चन थे और ऑप्शंस भी मोस्ट प्रोबेबली यही थे। ठीक है, अब देखो ये क्या क्वेश्चन है। काफी लोग इसमें डर रहे थे सर हमें तो आती नहीं है। अरे मैंने इतना ढंग से आप लोगों को सारी चीजें समझाई है, उसके बाद डरने की क्या दिक्कत थी। ए में क्या प्लस करा जो डी आया,
ए में क्या करा, बी और सी को एलिमिनेट करा तो डी आया, ठीक है। डी के बाद एच कैसे आया, डी के बाद एच आया, ई एफ जी, 3 वर्ड्स को एलिमिनेट करा तब जाके हमारा एच आया। मतलब जो एच के आगे लेटर होगा उसमें क्या करना पड़ेगा, ए बी सी डी ई एफ जी आई जे के एल, 4 वर्ड को एलिमिनेट करना पड़ेगा। इसके बाद जो हमारा एन वाला होएगा वो होएगा, तो एम वाले ऑप्शन को एलिमिनेट कर दिया। अब इसके बाद जैसे मैंने ए डी एच में करा वैसे एफ जे और ओ में कर लो। ये वाला क्वेश्चन भी काफी इजी है, और ये हमने लॉजिकल रीजनिंग के, ये वाला कॉन्सेप्ट हमने लॉजिकल रीजनिंग की वीडियोस में कवर करा था। मैं स्टार्टिंग से बोल रहा हूँ, लॉजिकल रीजनिंग ऐसी चीज है, मेरे वीडियो लेक्चर्स देख लोगे क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। लॉजिकल रीजनिंग काफी प्रैक्टिकल चीज है, और मैंने अपने 15 वीडियोस में एक भी फॉर्मूला नहीं रटवाया, एक भी फॉर्मूला मैंने 15 वीडियोस में नहीं रटवाया। सारे क्वेश्चन ऑन द स्पॉट विद प्रॉपर कॉन्सेप्ट, विद प्रॉपर नॉलेज, विद प्रॉपर प्रैक्टिस अटेम्प्ट कर सकते हो। सीएसईटी में इतनी हाई लेवल लॉजिकल रीजनिंग नहीं आ रही, काफी बेसिक लॉजिकल रीजनिंग है। मिसिंग पार्ट 4 वीडियोस मैंने इसकी डाली है, इसके शायद 4 से लेके 5 चैप्टर्स है हमारे मॉड्यूल में, और ये सारी चीजें मैंने कवर कराई है। ये वाले पार्ट को आइडेंटिफाई करना कितना ईजी था। ये 3 पार्ट गिवन है, इस पार्ट के 4 ऑप्शन गिवन है, आपको इसमें फिट करके देखना है कि कौन सा पार्ट इससे एग्जैक्ट मैच करेगा। काफी जनरल क्वेश्चन है, कोई कैलकुलेशन रिक्वायर्ड नहीं है, कोई कैलकुलेटर रिक्वायर्ड नहीं है, काफी जनरल। उसके बाद एक और क्वेश्चन देखो, ऐसे क्वेश्चन सीएसईटी में आ रहे हैं, देखो कितना इजी है। हमें कोई काफी सारा कॉम्प्लेक्स डायग्राम दे रखा था, उसका क्रक्स है ये, जो मेरे को स्टूडेंट ने बताया, काफी सारा कॉम्प्लेक्स डायग्राम था, इसमें ऐसे 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 थे, पर जो उसका क्रक्स था पता है क्या, ये रो 1 है, इस रो 1 का सम 60 है, इस रो 1 का क्या सम है, 60 है। तो हमें सेकेंड अल्फाबेट आइडेंटिफाई करना था। ये एग्जैक्ट नहीं हो गए, ये एग्जैक्ट नहीं हो गए, पर नंबर से क्या मतलब है, हमें कॉन्सेप्ट से मतलब है। सम कितना था, सम था 60, हमें इसको आइडेंटिफाई करना है। ये बोल रहा है इस रो का सम 60 है, ये x मान लो, हमें x को आइडेंटिफाई करना है, ये अननोन वेरिएबल है। तो इसका क्या हुआ, बचपन में सीखा है 21 प्लस एक्स प्लस 19 प्लस 12 कितना समय 60, x कितना हुआ, सबको उधर ले जाओ, सबको उधर ले जाने के बाद क्या हुआ 40 52 8 आंसर आया। बताओ कितना टाइम लगा मेरे को, 10 सेकंड लगे। क्या मैंने कुछ, और आप बोलोगे सर आप तो पेपर पेन में सॉल्व कर रहे हो, नहीं, मैं पेपर पेन में आपको दिखाने के लिए सॉल्व कर रहा हूँ, वरना ये कितना ईजी है। 60 में से इन सबको माइनस कर दो, 21 प्लस 19 कितना होता है 40, 40 प्लस 12 कितना होता है 52, 60 माइनस 52 कितना होता है 8। 10 सेकंड का क्वेश्चन था लॉजिकल रीजनिंग का। इन ऑल देखो सेक्शन 2 काफी इजी था, एक बार दोबारा चले। सेक्शन 1 मैनेजेबल था, ये इसमें हमें कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई भी करने थे, पर ये है कि अगर हमने मॉड्यूल कर रखी है तो सारे कॉन्सेप्ट हमें पता होंगे, कॉन्सेप्ट के बेसिक क्वेश्चन भी कर लोगे, और जो उस बेसिक कॉन्सेप्ट के थोड़े हार्ड वाले क्वेश्चन है, हार्ड नहीं बोलूंगा, मॉडरेट सेक्शन था ये, मॉडरेट वाले क्वेश्चन है उनको भी सॉल्व कर लोगे। इंग्लिश जो बचपन से सीखते आ रहे हो उसको अप्लाई करोगे तो इंग्लिश भी काफी जनरल थी, कोई हाई लेवल इंग्लिश नहीं थी। लीगल एप्टीट्यूड ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन हमारे मॉड्यूल से थे, स्लॉट 1 के अंदर मॉड्यूल के कॉन्सेप्ट्स थे, मॉड्यूल बेस है, मॉड्यूल फाउंडेशन है। अगर इस मॉड्यूल को नहीं करोगे तो बिल्डिंग अच्छी नहीं बनेगी, आगे भी फर्दर दिक्कतें आएगी। लॉजिकल रीजनिंग काफी सारे बच्चे डर रहे थे क्योंकि ये सेक्शन नया इंट्रोड्यूस हुआ है, पर लॉजिकल रीजनिंग भी CSGO अकेडमी ने इतने अच्छे से कवर करी, जिन बच्चों ने हम पे ट्रस्ट करके 15 वीडियोस देखी होगी उनको कोई दिक्कत नहीं आई होगी इस सेक्शन को अटेम्प्ट करने के लिए। काफी सारे बच्चे बोल रहे थे 25 चैप्टर है सर, आपने तो 15 डाले, टाइम कम था पर 15 इतने अच्छे डाले कि आप लोगों को दिक्कत नहीं आती। इन ऑल देखा जाए तो इसमें 20 मार्क्स तो आराम से मैनेजेबल थे। ये सेक्शन में आराम से मैं तो बोलूँगा 35 प्लस मार्क्स कोई भी स्कोर कर सकता है, जिस बच्चे ने लॉजिकल रीजनिंग के कॉन्सेप्ट कर लिए और जिस बच्चे ने लीगल एप्टीट्यूड के हर चैप्टर को ढंग से समझ लिया, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, कौन सा अमेंडमेंट कब हुआ था, पार्ट 1 क्या होता है, पार्ट 2 क्या होता है। हाँ, इसमें एक चीज़ अच्छी है, ICSI वालों ने सेक्शंस नहीं पूछे जो हम रट रहे थे, रटना ही होता है, उसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। आर्टिकल्स जो हम रट रहे थे
वो सारी चीजें नहीं पूछी, ऐसा हमें स्लॉट 1 के एनालिसिस से निकल रहा है। फर्स्ट सीएसईटी पेपर से ये सारे कंक्लूजन निकल रहे हैं कि सेक्शन नहीं पूछे, इसका मतलब क्या हमें सेक्शन करने ही नहीं है। क्यों नहीं करने, हमें करने, आगे तो करने ही पड़ेंगे, क्या पता आगे पूछ ले, कुछ भी प्रिडिक्टेबल नहीं होता। पर फॉर नाउ कंक्लूजन ये है कि हमें सेक्शंस भी करने हैं, हमें मॉड्यूल भी करनी है और हमें हर चीज़ों को समझना है। रटने से सीएसईटी नहीं होगा। काफ़ी सारे बच्चों ने सेक्शंस आर्टिकल रटे और ये कॉन्सेप्ट नहीं समझे तो उनको काफ़ी दिक्कतें फेस हो रही है। पर कोई बात नहीं, नवंबर में और मेहनत करेंगे और ढंग से हर कॉन्सेप्ट को समझेंगे, ढंग से वीडियोस देखो, ढंग से कॉन्सेप्ट को मेमोरी के अंदर अंदर तक बैठा दो और उसको बोलो, रोज रिवाइज करो, सारी चीजें क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी। ये कंक्लूजन निकल रहे सेक्शन 1 और सेक्शन 2 के एनालिसिस से। सीएसईटी के 29 अगस्त के स्लॉट 1 के हमने 2 सेक्शन को एनालाइज करा, ठीक है। बाकी जो 2 सेक्शन है, 4 सेक्शन होते हैं सीएसईटी में, हमने स्लॉट 1 के 2 सेक्शन का एनालिसिस कर लिया। 2 सेक्शंस का एनालिसिस भी जल्द अपलोड होगा। अगर ये वीडियो काफ़ी टाइम बाद देख रहे हो तो इसके डिस्क्रिप्शन में मैं जो इसका सेकंड सेक्शन है, जो इसके 2 सेक्शन का और एनालिसिस है, उसका लिंक दे दूंगा। और अगर ये वीडियो अभी करंट में देख रहे हो, आजकल में देख रहे हो, तो चिंता मत करना, 1 से लेकर 2 दिन के अंदर अपलोड हो जाएगा। और जैसे ही अपलोड हो जाएगा इसके डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, सीएस जर्नी में ये चैनल काफ़ी मदद करने वाला है। सीएसईटी हो तो व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन करना, नीचे मेरा नंबर दे रखा है, मेरे को टेक्स्ट करना। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना, टेलीग्राम के अंदर लिखो सीएस गो अकेडमी, सीएस गो अकेडमी लिखोगे टेलीग्राम ग्रुप आ जाएगा। ये क्वेश्चन मैं ऑलरेडी टेलीग्राम ग्रुप में बता चुका हूं, तो टेलीग्राम ग्रुप में काफ़ी जल्दी इंफॉर्मेशन आती है, तो उसको भी ज्वाइन करो और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। थैंक यू वेरी मच।